गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक नई प्रश्नावली 9.1 प्रारंभ होने चल रही है। इस प्रश्नावली में आपको बहुत इजी सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्नावली से पेपर में कई बार पूछे भी गए हैं क्वेश्चन। एक 2 नंबर का पूछता है, एक 4 नंबर का पूछता है। तो 2 नंबर का जो रहेगा वो विकल्पी में भी हो सकता है और जो है क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो 4 नंबर का जो रहेगा आपको वो विस्तृत में रहेगा, थोड़ा बड़ा रहेगा। पढ़ना आपको दोनों क्वेश्चन है, जो विकल्पी में रहेगा पढ़ के उसको भी सॉल्व करना है और जो लॉन्ग वाला रहेगा पढ़ के उसको भी सॉल्व करना है। तो चलिए इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं उन्नयन कोण और अनुमान कोण किसे कहते हैं। तो जैसे आप जानते हैं ये आपका क्या है, ये आपकी एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। इसको कहते हैं, मान लीजिए ये एक मीनार है। इस मीनार का ये पाद बिंदु है, यानी जो क्षैतिज में रहेगा, जो जमीन पर रहेगा वो पाद रहेगा, जो ऊपर रहेगा वो आपका शिखर रहेगा। अब यहाँ कोई एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति यहाँ से इसके शिखर पे इस तरह से देख रहा है। यहाँ कोण कितना बन रहा है आप बताएंगे, थीटा बन रहा है। इस व्यक्ति द्वारा इसके शिखर पर यानी मीनार के शिखर पर देखना, ये कौन सा कोण कहलाता है आप बताएंगे, उन्नयन कोण कहलाता है। कौन सा कोण? उन्नयन कोण कहलाता है। अगर इसी शिखर से, मीनार के शिखर से कोई व्यक्ति सीधे इस तरह से देख रहा है और इस तरह से देख रहा है, यहाँ कोण अगर आपसे पूछता है ये कौन सा कोण होगा, तो ये आप बताएंगे कोण कौन सा होगा, अनुमान कोण होगा। ये होगा आपका अनुमान कोण, ये आपका अनुमान कोण होगा। बस उन्नयन कोण और अनुमान कोण यही होते हैं। जो है क्षैतिज से यानी पाद से नीचे से शिखर पे देखता है ये उन्नयन कोण कहलाता है, और शिखर से सीधे दृष्टि डालता है तो वो कौन सा कोण होता है, अनुमान कोण होता है। तो चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में आपको देखना ये है, आप इसके पहले प्रश्नावली 8 पूरा पढ़ डालें। उसमें आपको ये पता होगा कि त्रिभुज में आधार क्या होता है, लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है। अगर आधार लंब कर्ण जान रहे हैं तो आप उसी के आधार पे ये पूरी प्रश्नावली आप समाप्त कर डालेंगे, इसमें कुछ करना है नहीं। चलिए ठीक है, देखते हैं। कह रहा है एक सर्कस, क्या लिखा गया है, लिखा गया है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। समझ में आया? इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक कलाकार है, मान लीजिए ये आपका एक ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई और यहाँ ऊर्ध्वाधर रेखा से एक कलाकार जो है एक डोरी इस तरह से बांधा हुआ है और इस डोरी के माध्यम से इस पे चढ़ रहा है, इस पे चढ़ रहा है। और ये जो है पाद से, यानी ये कह रहा है ये जो डोरी है ये डोरी पूर्ण रूप से पूरी तनी हुई है और खंभे के शिखर पर, ये मान लीजिए क्या है आपका खंभा है, ये आपका क्या है खंभा, ये खंभा है। इसी खंभे पर ये डोरी बंधी हुई है, इसी डोरी के सहारे इस पे खंभे पे चढ़ रहा है और ये खंभे के पाद से इसके बीच की दूरी आपको कुछ दिया है, देख लीजिए। इसमें आपके इसके बीच की दूरी कितना दिया गया है, एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी, ये इसकी डोरी कितनी है, डोरी की लंबाई आपको 20 दिया गया है। क्या इसकी लंबाई कुछ दिया है आपको, पढ़ने पर कुछ मिला, आप देखा इसमें पढ़ने पर इसमें और कुछ नहीं मिला, सिर्फ मिला तो क्या है, मिला है आपको कोण मिला है। वो कोण कितने अंश का मिला है आप बताएंगे, वो कोण 30 अंश का मिला है। यहाँ आप कितना लिखेंगे, 30 अंश लिखेंगे। अब इसका ये त्रिभुज बना, इस त्रिभुज का नामकरण कर दीजिए, नामकरण करेंगे, यहाँ लिखेंगे ABC। पुनः सुनेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है एक खंभा है, खंभे के शिखर से एक डोरी बंधी हुई है, ये डोरी है, डोरी बंधी हुई है जिस डोरी की लंबाई 20 मीटर दी गई है और उसके बाद फिर ये डोरी और खंभे के बीच का जो कोण बन रहा है ये कितने अंश का कोण बन रहा है आप बताएंगे, 30 अंश का कोण बन रहा है।
अब इसमें पूछ रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने का मतलब आपका ये हुआ, ये आप जानते हैं क्या है, ये आपका लंब है और ये आपका क्या है, आधार है। ये आपका क्या है, आप बताएंगे कण है, यही तो है। आप यहाँ लिखेंगे BC क्या है, खंभा है, और AC क्या है, यहाँ लिख लीजिएगा BC। BC क्या है आपका, खंभा है, और BC की लंबाई कितनी दी गई है, BC की लंबाई कुछ नहीं दी गई है। AC क्या है, AC आप बताएंगे 20 सेंटीमीटर है, और ये BC और क्या है, इसका नाम क्या है, ये डोरी है। और उसके बाद थीटा इसमें कितना दिया गया, थीटा आप लिखेंगे 30 अंश दिया गया है। ये हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ आप किसका फार्मूला लगाएंगे, अगर tan थीटा का लगाएंगे तो लंब बटे आधार निकलेगा, sin थीटा लगाएंगे तो लंब बटे कण निकलेगा। तो हमको किसकी जरूरत है, लंब की जरूरत है, कण आपका दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज क्या लिखेंगे, ABC में, ABC में यहाँ क्या लिखेंगे, sin थीटा बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटा क्या लिखते हैं, कण। यहाँ लिखेंगे sin थीटा के स्थान पे कितना दिया गया है, आप बताएंगे थीटा के स्थान पे 30 अंश दिया गया है, यहाँ 30 अंश लिखेंगे। लंब आपका कितना दिया गया, लंब आपका BC है, तो यहाँ क्या लिखेंगे BC। कण आपका कितना दिया गया है 20, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब sin 30 अंश का मान कितना होता है, आप जानते हैं sin 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ BC लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे 20। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, लिखेंगे 2 का गुणा BC में करेंगे तो लिखेंगे 2BC, और इस 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20 1 के कितना होगा 20। अब यहाँ से अगर हम आपको पूछते हैं BC बराबर क्या होगा, तो BC बराबर होगा 20/2। अगर यहाँ से BC बराबर पूछते हैं आपका कितना आएगा, तो इसमें भाग करेंगे तो आपका आएगा 10 मीटर। यानी खंभे की ऊंचाई आपको पता चल गई कितनी है, 20 मीटर है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। खंभा आपका क्या है 20, खंभे का कण जो दिया गया था 20 दिया गया था, और खंभे की जो ऊंचाई निकल के आई वो कितनी आ गई आपके, 10 मीटर आ गई। यही तो पूछा था, खंभे की ऊंचाई याद करिए। तो ये खंभे की ऊंचाई आपको पता चल गई कितना है, 10 मीटर है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, उसको ध्यान से पढ़ेंगे आप। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ देखिए, आंधी आने से एक खंभा, सॉरी, आंधी आने से एक वृक्ष टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि वृक्ष का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनता है। वृक्ष के पाद बिंदु से पाद बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात है। तो इसमें क्या क्या दिया गया, कोण दिया गया है और 8 मीटर दिया गया, ये दो चीजें आपको दी गई है। अब इन्हीं के माध्यम से आप एक पहले वृक्ष बनाएंगे। वो वृक्ष आपका क्या होगा, पहले यहाँ आप एक वृक्ष बना लीजिए। ये क्या बनाएंगे आप, एक वृक्ष बनाएंगे। ये आपका वृक्ष हो गया AB, ये आपका क्या है आप बताएंगे, ये आपका वृक्ष, ये वृक्ष है। ये वृक्ष जो है आंधी के कारण कहीं से टूटकर जा जमीन पर लगा। मान लीजिए ये क्या है, AB वृक्ष है और यहाँ एक बिंदु हम कर देते हैं C, ये C बिंदु है। जब आंधी आई तो ये बिंदु C से टूटकर, यहाँ से टूटकर ऐसे आके ये जमीन पे लगा। जब ये जमीन पे टच किया, कह रहा है क्षैतिज पे जहां टच कर रहा है, ये बीच का शिखर, यानी जब C से ये टूटा, यानी B वाला पार्ट आके यहाँ मिल गया जमीन पर। तो यहाँ जब जमीन पर मिला तो इसके साथ कितने अंश का कोण बन रहा है, तो आपने देखा इसके साथ कितने अंश का कोण दिया गया है, यहाँ दिया गया 30 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ कितना लिखेंगे आप, 30 अंश लिखेंगे, ये हो गया। और जहां ये वृक्ष का शिखर टच कर रहा है जमीन पर, वहां से और वृक्ष के जड़ यानी वृक्ष का जहां पाद है, जहां वृक्ष का मूल पार्ट है, वहां के बीच की दूरी आपका कितना दिया गया, 8 मीटर दिया गया।
तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यहाँ डी कर लेते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। पुनः सुनिएगा, ए बी ये आपका क्या है, वृक्ष है। जब आंधी आई तो ये वृक्ष जो है बीच के पार्ट से कहीं एक स्थान से टूट गया। टूटने के बाद वह जो है आके जमीन पर लगा। जहां जमीन पर टच कर रहा है, जहां जमीन पर टच कर रहा है, ऊपरी पार्ट यानी बीच से टूटा है वृक्ष के शिखर का पार्ट जहां जमीन पर टच कर रहा है, और वृक्ष का जहां मूल पार है वहां के बीच की दूरी 8 दे रहा है, और इनके बीच का कोण यानी जो वृक्ष इस तरह से टूटकर लटका हुआ है और इधर जो वृक्ष खड़ा हुआ है, बीच का कोण कितना बन रहा है, 30 अंश बन रहा है। तो पूरे वृक्ष की ऊंचाई पूछ रहा है कि पूरे वृक्ष की ऊंचाई आपको कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पहले आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे आप ए बी। ए बी क्या है, आपका एक वृक्ष है, और वृक्ष है, और वृक्ष की ऊंचाई आपको कुछ दिया ही नहीं। आप देख रहे हैं वृक्ष की ऊंचाई आपको कुछ नहीं दिया गया है। जब वृक्ष की ऊंचाई कुछ नहीं दिया गया है और थीटा बराबर क्या दिया गया है, थीटा बराबर आपका 30 अंश दिया गया है। अब यहां से आप जो है क्या निकालेंगे, आप पहले निकालेंगे ए सी। ए सी निकालने के बाद आप निकालेंगे क्या, बी सी। बी सी कैसे निकालेंगे, जब दोनों की लंबाई निकल जाएगी AC और BC की, तभी तो पूरा वृक्ष की लंबाई पता चलेगी वृक्ष कितना ऊंचा था। तो इसमें हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ एक बार लिखिएगा tan थीटा। क्या लिखेंगे, tan थीटा। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज आपका यही है। लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, DAC में, DAC में लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होगा, आप बताएंगे लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। आप ये बताइए थीटा की वैल्यू कितनी, आप बताएंगे थीटा की वैल्यू दी गई है 30 अंश। थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, आप लिखेंगे 30 अंश। लंब क्या है, लंब लिखेंगे आप AC। आधार कितना है, आधार आप लिखेंगे AD। tan 30 अंश का मान होता कितना है, tan 30 अंश का मान आप जानते हैं 1/√3 होता है। इक्वल टू AC की वैल्यू कुछ दी गई है, आप बताएंगे AC की वैल्यू कुछ नहीं दी गई है। AD की वैल्यू कितनी दी गई है, AD की वैल्यू बताएंगे आप यहाँ से AD बराबर कितना दिया गया है, 8। तो यहाँ क्या लिखेंगे 8, इसका गुणा इसमें करेंगे, √3 का गुणा AC में करेंगे, लिखेंगे √3 AC। इसका गुणा इसमें करेंगे, 8 का गुणा 1 में करेंगे, 8 के 8 होगा। AC बराबर क्या होगा, तो आप लिखेंगे AC बराबर 8/√3। ये किसकी वैल्यू आ गई, आप बताएंगे ये आ गई AC की वैल्यू। अब AC की वैल्यू आने के बाद AC की वैल्यू का मतलब ये इतनी ऊंचाई आपने ज्ञात कर लिया। अब आपको कुछ ऊंचाई किसकी ज्ञात करनी है, CB की, यानी BC की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये बताइए जितनी BC की ऊंचाई होगी वही तो AC की ऊंचाई होगी। कैसे, यहां से बात को सुनिएगा। BC बराबर क्या लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं कि नहीं, लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि ये पूरा वृक्ष था, वृक्ष यहाँ से टूटा है और यही ऊपर का पार्ट आके यहाँ इस तरह से जुड़ा हुआ है, जमीन पर इस तरह से लगा हुआ है। तो जितना ऊपर से टूटा है वही यहाँ जमीन पे लगा है। जब इसकी लंबाई निकल जाएगी तो समझ लीजिए इसकी लंबाई आपको प्राप्त हो गई। कहने का तात्पर्य है जब CD की लंबाई आपको पता चल जाएगा तो समझ लीजिए BC की भी लंबाई आपको पता चल गई। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो यहाँ आप किसका उपयोग करेंगे, आप लिखेंगे cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ cos थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे, यहाँ cos थीटा 30 अंश लिखेंगे क्योंकि 30 अंश कोण बन रहा है। cos थीटा के स्थान पे 30 अंश लिखेंगे। आधार कितना है, आधार आप लिखेंगे AD। कर्ण कितना है, कर्ण आप लिखेंगे CD। अब यहाँ से पुनः हम यही लिख रहे हैं cos 30 अंश का मान कितना होता है, cos 30 अंश का मान कितना होता है, आप जानते हैं cos 30 अंश का मान √3/2 होता है। और उसके बाद फिर AD की वैल्यू कितनी दी गई है, AD की वैल्यू आप देख रहे हैं 8 दी गई है। और AC की वैल्यू कितनी दी गई है,
सी डी की वैल्यू कितनी दी गई है, सी से और डी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। यहाँ लिखते हैं सी डी। अब इस सी डी का गुणा √3 में करेंगे। किसमें करेंगे? सी डी का गुणा √3 में करेंगे। लिखेंगे √3 सी डी बराबर इस 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 गुना कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यहां तक तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद फिर लिखेंगे सी डी। सी डी बराबर कितना लिखेंगे? 16/√3। अब देखिए सी डी की भी वैल्यू आपको पता चल गई। सी डी की वैल्यू कितना पता हुई? 16/√3। और इसकी वैल्यू कितना पता हुई? इसकी AC की वैल्यू आपने निकाला कितना? 8/√3। ये अब देखिए इसकी वैल्यू 16/√3 और इसकी वैल्यू 8/√3। अब इसकी वैल्यू पता चल गई, इसकी वैल्यू पता चल गई। अब इसकी वैल्यू दोनों बराबर है। बराबर है कि नहीं बराबर है? आप बताएंगे बराबर है। तो आप क्या करेंगे? पूरे वृक्ष की ऊंचाई पूछ रहा है तो पूरे वृक्ष की जब ऊंचाई पूछ रहा है तो आप लिखेंगे AB। क्या लिखेंगे? AB। AB यही तो AB पूरा वृक्ष है। देखिए यहाँ लिखा गया AB, ये क्या है? पूरा वृक्ष है। तो AB बराबर आप क्या लिख सकते हैं? AB बराबर लिख सकते हैं आप AC प्लस क्या लिख सकते हैं? CB लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहोगे CB कहाँ से आ गया? ये CB का मतलब आप यहाँ BC भी लिख सकते हैं। दोनों चाहे यहाँ क्या लिखेंगे? BC। अब देखिए CD की वैल्यू जो है वही BC की वैल्यू है। अब यहाँ से ये बताइए BC बराबर CD की वैल्यू आपने कितना निकाला? CD की वैल्यू आपने निकाला 16/√3। ध्यान से देखिएगा, CD की वैल्यू आपने निकाला 16/√3। तो यहाँ आपका BC बराबर CD लिखा गया था तो BC की वैल्यू कितनी आ गई? 16/√3 आ गई। तो यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ आप लिखेंगे AB बराबर AC की वैल्यू कितनी? AC की वैल्यू आप बताइए। AC की वैल्यू आपको ये दी गई, कितना दी गई है? 8/√3 प्लस BC की वैल्यू कितनी दी गई है? आप बताएंगे 16/√3। अब ये बताइए हर आपका सामान, जब आपका हर सामान है तो इसको लासा लेने की जरूरत है नहीं। जब लासा लेने की जरूरत नहीं है तो आप क्या करेंगे? यहाँ देखिए, चला यहाँ से देखिएगा, स्थान नहीं है नीचे लिखने का। यहाँ से आप क्या करेंगे? चलिए थोड़ा लिख देते हैं। यहाँ इसका लासा लेंगे कितना होगा? √3 होगा और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? आप जानते हैं 16 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आप बताएंगे ये 24 हो जाएगा। 24 हो गया। अब इसका आप परमेयीकरण कर दीजिए। परमेयीकरण किससे करेंगे? √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जो हर में रहता है परमेयीकरण उसी से कर देते हैं। यहाँ कितना करेंगे? गुणे √3/√3। तो गुणा करेंगे इसका कितना आ जाएगा? आप जानते हैं यहाँ जब लिखा गया 24 बटा कितना है? √3 है। 24/√3 गुणे √3/√3। तो 24 में √3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। √3 गुणे √3 करेंगे कितना आ जाएगा? √3 गुणे √3 करेंगे तो आपको पता है 3 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए। 3 लिखे 3, 3 8 कितना होगा? 24। 8 रूट कितना हो गया? 3 मीटर। यानी पूरे वृक्ष की ऊंचाई आपको कितना पता चल गई? 8√3 मीटर पूरे वृक्ष की ऊंचाई। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए यहाँ आपका परमेयीकरण किया गया है। यहाँ कितना लिखा गया है? 24/√3 है तो √3 से ऊपर नीचे क्या किया गया? गुणा कर दिया गया। ये है, जब गुणा करेंगे आप ऊपर नीचे √3 से तो आपको जो है कितना प्राप्त हो जाएगा? यहाँ 24√3 और नीचे √3 का गुणा √3 में जब करेंगे तो आप जानते हैं तो यहाँ कितना प्राप्त होगा? √3 का गुणा √3 में करेंगे रोड में 9 प्राप्त होगा। अब 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3 होगा। अब इसको काट दिया गया, 8√3 मीटर आ गया। ये तो आपका कौन सा क्वेश्चन था? दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका ये है, कह रहा है एक ठेकेदार है, वह बच्चों के लिए एक पार्क में सर्कस की व्यवस्था करता है। यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी, आप समझ रहे हैं, पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर 5 मीटर की ऊंचाई पर हो।
और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर, यहाँ देखिए क्या दिया गया है, यहाँ निशान लगाते चलिएगा, ये आपका 3 मीटर दिया गया है और ये कितना कोण दे रहा है, 30 दे रहा है। और 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश, यहाँ देखिए 60 अंश का कोण दिया गया, 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? समझ में आया कुछ? चलिए हम फिसलन पट्टी बनाते हैं। फिसलन पट्टी का मतलब ये होगा, जैसे आपने पार्क में गए होंगे, देखे होंगे कि आपको इस तरह से कुछ बने हुए दिखाई देते हैं। ये चलिए यहाँ मैं एक बना रहा हूँ, ये हो गया, ये फिसलन पट्टी है, ये इसकी ऊंचाई है, फिसलन पट्टी की ये ऊंचाई है, फिसलन पट्टी की ये ऊंचाई है, ये जमीन पर लगा है और फिसलन यहाँ से ऐसे इस तरह से बना हुआ होता है, इस तरह से आपको बना हुआ होता है फिसलन पट्टी। यहाँ से बच्चे बैठते हैं, सरकते हुए क्या होता है, नीचे आ जाते हैं। अब ये जो बन रहा है ये फिसलन पट्टी है, ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई है और ये फिसलन पट्टी इस तरह से तिरछा बना हुआ है। बच्चे यहाँ बैठते हैं, खिसकते हुए नीचे चले आते हैं। तो ये 5 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उनके लिए बना रहा है। जब उनके लिए बना रहा, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर है। देखिए यहाँ आपने पढ़ा फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितने दी गई है, जो छोटे बच्चे हैं जो 5 वर्ष से कम है उनके फिसलन पट्टी की ऊंचाई 1.5 मीटर दे रहा है। और कोण कितना बन रहा है, आपने यहाँ पढ़ा, अभी अभी आपको देखा, देखिए यहाँ कितना मिला, 30 अंश का कोण मिला, 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। यहाँ तक तो आपके बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद पुनः कह रहा है, जो बच्चे 5 वर्ष से अधिक हैं, जो बच्चे 5 वर्ष से अधिक हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई, यानी फिसलन पट्टी की ऊंचाई, इसकी बात कर रहा है। फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी दी गई है, आपने देखा यहाँ क्या दिया गया, 3 मीटर दिया गया है। यानी छोटे बच्चों के लिए ऊंचाई कितना दिया गया था, 1.5 मीटर। और 5 वर्ष से जो अधिक के बच्चे हैं उनकी ऊंचाई कितना दे रहा है, आप बताएंगे उनकी ऊंचाई कितना दे रहा है, आप बताएंगे उनकी ऊंचाई दे रहा है 3 मीटर। अब यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का कोण बन रहा है। अगर यहाँ से यहाँ तक ये 60 अंश जो कोण बन रहा है, ये 5 वर्ष से जो अधिक बच्चे हैं उनके लिए कोण बन रहा है, तो इसकी ऊंचाई आपको कितनी दे रही है, इसकी ऊंचाई इधर ये दे रही है 3 मीटर। ये जो 60 अंश का कोण बन रहा है ये 5 वर्ष के लिए बच्चों के लिए बन रहा है, और जो 5 वर्ष से कम है उन बच्चों के लिए 30 अंश का कोण बन रहा है। फिसलन पट्टी की ऊंचाई, ये फिसलन पट्टी, ये फिसलन पट्टी तो ये है सर जहां से आप खिसक रहे हैं, ये आपकी एक ऊंचाई है, ये छोटे बच्चों के लिए जो ऊंचाई दी गई है इसकी ऊंचाई। अब यहाँ आप नामकरण कर लीजिए, यहाँ लिखेंगे A B C D और यहाँ लिख लेते हैं E। यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से आप पहले एक बार त्रिभुज लेंगे ABE। अब अगर ABE लेंगे तो लिखिए ABE में, ABE में BE, ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी दी गई, आप बताएंगे 1.5 मीटर, ये हो गया। अब इसमें आपसे पूछ क्या रहा, फिसलन पट्टी ये तिरछी वाली रेखा, इसकी ऊंचाई, इसकी दूरी पूछ रहा है, इसकी दूरी क्या होगी, यही तो पूछ रहा है। क्वेश्चन कहाँ गया, कह रहा कोण पर झुके हो, फिसलन पट्टी पर लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ये लंबाई आपसे पूछ रहा है। यानी क्या पूछ रहा है, AE आपसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है। तो यहाँ आप देखिए किसका उपयोग करेंगे, कौन सी लंबाई आपको पता है, आप बताएंगे हमको ऊंचाई पता है, किस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में ABE में हमको ऊंचाई पता है और कण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब बताइए लंब और कण किसमें होता है, लंब और कण किसमें होता है, आप किसमें बताएंगे, लंब और कण किसमें होता है
साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लिखेंगे आप लंब बटा क्या लिखेंगे आप कर्ण। अब थीटा की वैल्यू कितनी दी गई, यहाँ लिख लीजिएगा थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 30 अंश दी गई है। यहाँ कितना लिखेंगे साइन 30 अंश। लंब भुजा का मान कितना है, आप लिखेंगे BC, BE, BE। कर्ण भुजा का मान क्या है, आप लिखेंगे AE, क्या लिखेंगे AE, कर्ण भुजा का मान AE हो गया। अब यहां से फिर लिखेंगे साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का मान होता क्या है, साइन 30 अंश का मान जानते हैं आप 1/2 होता है। BE, BE यही है लंब, इस भुजा का मान कितना दिया गया आप बताएंगे 1.5। AE का मान आपको ज्ञात करना है, यानी फिसलन पट्टी, ये जो तिरछी फिसलन पट्टी है इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई पूछ रहा है, तो कितना लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे AE। अब AE का गुणा 1 में करेंगे, AE का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा AE होगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो आप जानते हैं 15 दूनी कितना होता है 30, और एक अंक पे दशमलव लग गया, यानी कितना आ गया आपका 3 मीटर आ गया। यानी छोटे बच्चों की जो फिसलन पट्टी है, छोटे बच्चों की, यहाँ लिख लीजिएगा छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई कितना आ गई 3 मीटर। यहां तक तो बात क्लियर हो गई होगी। अब चलेंगे बड़े वाले त्रिभुज में, जो 5 वर्ष से अधिक के बच्चे हैं। जो बच्चे 5 वर्ष से अधिक हैं उनकी फिसलन पट्टी की ऊंचाई ये होगी, आप ध्यान दीजिएगा, ये ऊंचाई कितनी दी गई है 3 मीटर, और कोण कितना बन रहा है 60 बन रहा है। तो जिस तरह से आपने इसको सॉल्व किया है उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, अब ये त्रिभुज आ जाइए आप लिखेंगे DBC में, DBC में कहीं से भी लिखिए आप, यहां से भी लिख सकते हैं, BCD में भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहां से हम ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे BCD में, ये हो गया। अब इसमें जानते हैं आप वैल्यू किसकी किसकी दी गई है, आप बताएंगे। इसमें वैल्यू दी गई है BD की, BD कितना दिया गया है 3 मीटर दिया गया, और CD की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, CD आपको क्या करना है ज्ञात करना है। और थीटा कितना दिया गया आप बताएंगे, थीटा दिया गया 60। यहां तक तो बात क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, यहां लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर आपका क्या होगा आप बताएंगे लंब बटा क्या होगा कर्ण होगा। यहां लिखेंगे साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, ये 60 अंश दी गई है, यहाँ कितना लिखेंगे आप 60 अंश लिखेंगे। लंब भुजा का मान कितना दिया गया आप लिखेंगे BD, कर्ण भुजा का मान कितना दिया गया CD, ये हो गया। साइन 60 अंश का मान होता कितना है आप बताएंगे, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। अब BD भुजा का मान कितना है, BD आप बताएंगे, BD भुजा का मान आपको 3 दिया गया, यहाँ 3 लिखेंगे। CD आपको कुछ दिया है, आप बताएंगे CD नहीं दिया गया, CD ज्ञात करना है। तो चलिए इसका गुणा इसमें करेंगे, CD का गुणा √3 में करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे √3CD इक्वल टू 2 का गुणा 3 में करेंगे, तो 2 तिहाई कितना होगा आप बताएंगे 6 होगा। अगर आपसे हम पूछते हैं CD बराबर कितना होगा तो आप बताएंगे 6/√3, यही तो होगा, कोई दिक्कत। अब अगर आपसे पूछते हैं इसको और सॉल्व कर सकते हैं, आप बताएंगे हाँ सॉल्व किया जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे CD बराबर क्या करेंगे परमेयीकरण कर देंगे। कितने से करेंगे, जो हर में दिया गया है उसी से परमेयीकरण कर दीजिए, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 6 का गुणा √3 में करेंगे तो कितना लिखेंगे 6√3 लिखेंगे, और 3 का गुणा 3 में √3 गुणे √3 आप जानते हैं कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 1 के 3, 3 दूना 6। CD बराबर आप कितना लिखेंगे 2√3 लिखेंगे, 2√3। CD की वैल्यू आपको कितनी आ गई 2√3 आ गई, ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत। अब ये किस बच्चों की ऊंचाई निकली है आप लिखेंगे, ये बड़े बच्चों फिसलन पट्टी के
बड़े बच्चों की लंबाई कितनी आ गई, बड़े बच्चों की लंबाई कितनी है, बड़े बच्चे वाले फिसलन की जो लंबाई थी 3 आ गई, और छोटे बच्चों की जो लंबाई आई थी ये कितनी आई थी, 3 मीटर आ गई। पुनः सुनिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है एक जो है ठेकेदार है, वह ठेकेदार पार्क में जो है जो बच्चे 5 वर्ष से कम हैं उनके लिए फिसलन पट्टी जो बनाता है वो जो है उसकी ऊंचाई कितना करता है, उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर करता है, और जो कोण बनता है 30 अंश का बनता है। और जो बच्चे 5 वर्ष से अधिक हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई, ये वाली फिसलन पट्टी की ये ऊंचाई लंब, इसको क्या कह रहा है, इसको 3 मीटर का करता है। तो कह रहा है जो 5 वर्ष से अधिक बच्चे हैं और जो 5 वर्ष से कम बच्चे हैं उनके फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, ऊंचाई की बात नहीं कर रहा, ऊंचाई आपकी ये होगी, ऊंचाई दोनों में दिया गया है, जो 5 वर्ष से कम भी है, जो 5 वर्ष से अधिक है, दोनों में ऊंचाई दे दिया है। कह रहा है दोनों में लंबाई बताइए, लंबाई का मतलब ये कण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए हमने कण इसका भी ज्ञात कर दिया, इसका भी ज्ञात कर दिया, यानी छोटे बच्चों के लिए जो तिरछे इस तरह से फिसलन पट्टी बनती है जहां से बच्चे खिसकते हैं नीचे आते हैं लुढ़कते हुए, उसकी ये कितना रहेगा 1.5 है, तो इसको कितना बनाएंगे, इसको बनाएंगे 3 मीटर। और जिसकी लंबाई 3 मीटर है, जो 5 वर्ष से अधिक है, जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है, उसकी जो ये तिरछी रेखा बनाते हैं, यानी जहां से ऊंचाई से खिसकते हैं जमीन पर बच्चे आते हैं लुढ़कते हुए, उसकी लंबाई कितना बताएंगे, 2√3 मीटर बताएंगे। ये तो आपका जो है तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, चौथे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है भूम के एक बिंदु, भूम है, भूम से किसी एक स्थान से यानी एक बिंदु से, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा भूम के एक बिंदु से जो मीनार के पाद, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी, यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, ये तो एकदम इजी है। तो पहले एक आप ऐसे मीनार बना लीजिए, ये मीनार हो गई। अब ये मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ये आपकी क्या है आप बताएंगे, ये मीनार है, मीनार है। मीनार के कह रहा है किसी बिंदु, किसी बिंदु की बात किया है, किसी बिंदु और मीनार के बीच की दूरी कितना दिया गया है, अभी अभी आपने पढ़ा 30 मीटर, ये देखिए यहाँ दिया है 30 मीटर, तो ये इसको कितना बना देंगे आप, 30 मीटर बना देंगे। और फिर कह रहा है इस बिंदु से और मीनार के शिखर, बिंदु से और मीनार के शिखर के बीच का कोण कितना दे रहा है, वो भी 30 अंश का दे रहा है। ये 30 है, यहाँ से ये जो भूमि है, भूमि का जो एक बिंदु है और जो ये मीनार का पाद है, इनके बीच की दूरी 30 मीटर है। और इसके बाद यहाँ बी कर लेते हैं, ये बी हो गया है आपका, और ये आपका सी हो गया। अब मीनार की ऊंचाई क्या है आप बताएंगे, मीनार की ऊंचाई, मीनार क्या है आपका, मीनार आप लिखेंगे BC, कितना लिखेंगे, कुछ नहीं, इसको ज्ञात करना है। और इसके बाद फिर क्या है AB, AB कितना दिया गया है 30 मीटर, थीटा बराबर कितना दिया गया है 30 अंश। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हमको ये दिया, इसको ज्ञात करना है, ये दिया गया है। आप ये बताइए लंब बटा आधार किस में होता है, आप बताएंगे tan थीटा में होता है। tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे लंब बटा कितना लिखेंगे आधार। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, चलिए थीटा की वैल्यू हम लिखते हैं 30 अंश। लंब कितना है आप लिखेंगे BC, आधार कितना है आप लिखेंगे AB। tan 30 अंश का मान होता कितना है, tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। BC की वैल्यू कितनी दी गई है आप बताएंगे, BC की वैल्यू हमको ज्ञात करना है क्योंकि ये BC वैल्यू आपकी ऊंचाई है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ BC आप लिख दीजिए H, तो BC का मान H लिख देंगे। AB की वैल्यू कितनी दी गई है आप बताएंगे 30। अब √3 का गुणा H में करेंगे तो कितना लिखेंगे, √3H इक्वल टू 30 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 × 1 = 30। H बराबर कितना होगा 30 बटा
ये 30 लिखेंगे, ये इसके नीचे आ जाएगा, √3 हो जाएगा। h बराबर क्या करेंगे, परमेयीकरण कर दीजिए। परमेयीकरण कैसे करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, जो हर में है उसी से हम ऊपर नीचे क्या कर दे रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं। जब इसका गुणा इसमें करेंगे 30 √3 हो जाएगा। √3 गुणे √3 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, आप बताएंगे, 3 प्राप्त होगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ h बराबर आप कितना लिखेंगे, h बराबर लिखेंगे 10 √3 लिखेंगे। ये क्या हो गई, 10 √3, ये क्या आ गई, आपकी ऊंचाई आ गई। कितनी मीटर आ गई, 10 √3 मीटर, ये आपकी ऊंचाई आ गई। चलिए अब इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश, डोरी का झुकाव 60 अंश है। मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई ज्ञात करिए। कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए इसमें क्या है, भूमि से जो ऊंचाई है उसकी कितनी है, आप बताएंगे 60 है। तो चलिए आपको यहाँ हम बना देते हैं, ये 60 मीटर हो गया। ये आप लिखेंगे 60 मीटर। भूमि से ऊंचाई पे उड़ रही है, क्या उड़ रही है, यही एक पतंग उड़ रही है। क्या है ये आपका पतंग, ये आपकी पतंग, यही पतंग उड़ रही है। और इस पतंग से जो डोरी लगी हुई है, पतंग क्या होता है, पतंग में डोरी लगती है ना, डोरी से बांध के उड़ाते हैं। तो इसकी ऊंचाई दे दिया है 60 मीटर, और इसकी जो डोरी है इस तरह से आ गई है नीचे, और यहाँ नीचे आई है तो जमीन में कहीं एक स्थान पे इसको बांध दिया गया है। क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। तो यहाँ से इसके बीच की दूरी कितनी है, आपको कुछ दिया है, आप बताएंगे कुछ नहीं दिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है 60 अंश का कोण बन रहा है। देखिए भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है, तो 60 अंश यहाँ कर दिया हमने। अब इसके बाद डोरी की लंबाई, यानी यही लंबाई, ये आपकी डोरी है, डोरी की लंबाई आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यहाँ ए लिख लीजिए, यहाँ बी लिख लीजिए, यहाँ सी लिख लीजिए। पतंग आप कहाँ उड़ रही है, पतंग आप बताएंगे सी पे उड़ रही है, पतंग सी पे उड़ रही है, और यह जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। और पतंग से ये जो डोरी है, डोरी में कोई ढीलापन नहीं है, डोरी एकदम पूरा इस तरह से है, सीधो सीधे, और इसको जमीन से एक स्थान पे बांध दिया गया है। तो क्या करना है इसमें, आप लिखेंगे पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई कितनी दी गई, आप लिखेंगे BC बराबर कितना दिया गया, 60 मीटर। BC ये पतंग की ऊंचाई है। थीटा बराबर आपको कितना दिया गया है, 60 अंश दिया गया है। डोरी क्या है आपकी, डोरी आप लिखेंगे AC, AC आपको ज्ञात करना है, यही तो है। अब अगर आपसे इसमें पूछे हम कौन सा फार्मूला लगाएं तो क्या बताएंगे आप, ये बताइए। इसमें लंब दिया गया है, लंब दिया गया है, कण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। कैसे पता चला कण ज्ञात करने के लिए कह रहा है, क्योंकि ये डोरी है, डोरी जो है आपकी कण में आ रही है, इसीलिए इसको कण ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप बताएंगे लंब बटा कण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कण। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, आप थीटा की वैल्यू 60 अंश बताएंगे। लंब कितना दिया गया है, BC दिया गया है, और कण कितना दिया गया है, AC दिया गया है। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, आप बताएंगे साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। BC की वैल्यू कितनी है, BC यानी ये ऊंचाई कितनी दी गई, आप बताएंगे 60, और AC कितना दिया गया है, आपको AC ज्ञात करना है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे आइए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। AC का गुणा √3 में करेंगे, √3AC लिखेंगे, इक्वल टू 2 का गुणा 60 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ से क्या लिखेंगे आप, AC बराबर 120, ये √3 इसके नीचे चला आएगा, तो कितना लिखेंगे, √3 लिखेंगे।
AC बराबर कितना लिखेंगे, इसका परमेयीकरण कर दीजिए। परमेयीकरण करेंगे, √3 से ऊपर गुणा करेंगे, √3 से नीचे गुणा करेंगे। 120 में √3 से गुणा करेंगे तो आप बताएंगे कितना लिखेंगे, 120 और रूट में 3, √3 गुणे √3 करेंगे कितना आएगा, आप बताएंगे, इसका गुणा करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब 120 में 3 से भाग कर दीजिए, तो जब 120 में 3 से भाग करेंगे तो 3 चौक कितना होगा, 12 होगा। 40√3, यही आ गई इसकी लंबाई, कितनी आ गई, 40√3। ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, एक बात पुनः बात को सुनेंगे। एक पतंग है, वह जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में जो डोरी लगी है, डोरी को जमीन पर किसी एक स्थान पर बांध दिया गया है। ये बांध दिया गया है और जो कोण बन रहा है यहाँ 60 अंश का बन रहा है। ऊंचाई 60 मीटर दी गई है। डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सारी चीजें हमने लिखा, sin थीटा बराबर लंब बटा कण का उपयोग किया। थीटा का मान 60 अंश है और लंब BC है और कण AC है। sin 60 अंश का मान √3 होता है, 60 बटा AC हो गया, इसका गुणा इसमें हुआ, फिर इसके सॉल्व किया गया, इसका मान कितना आ गया, 40√3 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6वें क्वेश्चन में, 6वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की कितनी दूरी तक चलकर गया। कहने का तात्पर्य यह है, चलिए हम चित्र बना रहे हैं। पहले कितना है, लड़का कितना है, 1.5 मीटर लंबा है और ऊंचाई कितना दी गई है, कितना दिया गया है, आप बताएंगे 30 मीटर दिया गया है। ये 30 मीटर हो गया है आपका। बात को सुनेंगे, ये 30 मीटर पूरी ऊंचाई हो गई। अब 30 मीटर ये है, इसी 30 मीटर में लड़के की भी ऊंचाई है, इसी 30 मीटर में लड़के की भी ऊंचाई है। लड़के की ऊंचाई कितनी है, आप बताएंगे 1.5 मीटर। देखिए लड़का कितना है, 1.5 मीटर है और पूरी ऊंचाई कितनी दी गई, 30 मीटर दी गई है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब ये जो पूरी ऊंचाई दी गई है, लड़का यहाँ खड़ा है, लड़का यहाँ खड़ा है और यहीं से यहाँ देख रहा है, यहाँ देख रहा है तो कितने अंश का कोण बन रहा है, आप बताएंगे। जब यहाँ से ये देखता है तो 30 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का। यहाँ कितना लिखेंगे आप, 30 अंश लिखेंगे। फिर कह रहा है आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है, यानी 30 अंश यहाँ बन रहा है और फिर कह रहा है भवन की तरफ चलता है। लड़का क्या करता है, भवन की तरफ चलता है। जब भवन तो आपका यही है, ये आपका भवन है, भवन की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। जब लड़का यहाँ से भवन की तरफ चलता है तो यहाँ जब आ जाता है तो यहाँ कोण कितना हो जाता है, आप बताएंगे, यहाँ कोण आपका 60 अंश हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। आपको कह रहा है एक लड़का है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है और भवन यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक भवन है, ये भवन है। यहाँ क्या आप लिखेंगे, AB लिख लेते हैं और यहाँ क्या लिख लेते हैं, C लिख लेते हैं। यहाँ क्या D लिख लेते हैं, यहाँ क्या लिख लेते हैं, E लिख लेते हैं, यहाँ क्या लिख लेते हैं, M। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब ये बताइए त्रिभुज आपका कहाँ से बन रहा है, त्रिभुज आपका यहाँ से बन रहा है DEC से, यही तो बन रहा है त्रिभुज। और एक त्रिभुज ये भी बन रहा है FEC। जहां तक बात क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत, आप बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए भवन की पूरी ऊंचाई कितनी दी गई है, यहां लिखेंगे भवन की ऊंचाई कितनी है, BC। कितना दिया गया है, आप लिखेंगे 30 मीटर, 30 मीटर दिया गया है। अब इसी 30 मीटर में, अच्छा यहाँ लड़का जो खड़ा है, यहाँ से यहाँ तक लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है, तो क्या ये ऊंचाई यहाँ हो सकती है कि नहीं हो सकती है, आप बताएंगे हो सकती है। जितना ऊंचाई यहाँ होगी लड़के की, वही ऊंचाई यहाँ भी होगी। बात क्लियर हुई कि नहीं। अगर आपसे हम पूछते हैं
ये आपका BC इतना दे दिया, आपसे पूछते हैं EC क्या होगा, EC क्या होगा, तो EC आप कैसे बताएंगे? चलिए आपको हम विस्तार से बताते हैं। BC यहाँ ऐसे लिखेंगे, BC बराबर क्या लिख सकते हैं, BE लिख सकते हैं कि नहीं, BE प्लस क्या लिख सकते हैं, EC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप बताएंगे। ये इतनी चीजें लिखी जा सकती है। अब ये बताइए BE की लंबाई क्या है, यहां से थोड़ा समझिएगा। BE की लंबाई क्या है, जितनी लंबाई यहाँ है उतनी लंबाई यहाँ है, यानी कहने का तात्पर्य है AD बराबर क्या लिख सकते हैं आप, AD बराबर आप क्या लिखेंगे, BE लिखेंगे। अब ये हो गया। AD की ऊंचाई कितनी दी गई है, यानी लड़के की ऊंचाई कितनी दी गई है, आप बताएंगे 1.5 दिया गया है, तो 1.5 लिख दिए, तो यहाँ BE होगा कि नहीं होगा, आप बताएंगे होगा, यानी यहाँ कहने का तात्पर्य है इसकी भी ऊंचाई 1.5 होगी। अब आपसे हमने कहा है EC की ऊंचाई बताइए, EC की ऊंचाई हमने आपसे पूछा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, BE का मान कितना दिया गया है, BC का मान आपका कितना दिया गया पूरा, BC का मान 30 दिया गया है, यहाँ 30 लिख लीजिए, इक्वल टू BE का मान कितना दिया गया है, आपने देखा BE का मान, ये जो BE का मान है, ये BE का मान जो है ये AD लड़के की जो ऊंचाई है, उसी लड़के की ऊंचाई जितना यहाँ है उतना यहाँ भी हो, यानी भवन की ऊंचाई 30 थी, 30 में से लड़के की ऊंचाई कितना दिया गया, 1.5 दिया गया है, तो 1 हमको 5 को घटा देना है, यहाँ लिखेंगे 1.5 प्लस क्या लिखेंगे, EC लिखेंगे, EC की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 30 माइनस 1.5 इक्वल टू EC, ये हो गया। अब आप यहाँ क्या करेंगे, 30.0 लिखेंगे, अब कितना घटाना है, 1.5 घटाना है, दशमलव के नीचे दशमलव लगा के घटा दीजिए, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा कितना आपका 9, 9 में से 1 गए कितना हो जाएगा आपका 8, यहाँ कितना बचा आपका 2, यही तो बचा, आप बताएंगे कितना आ गया, यहाँ आप लिखेंगे 28.5, ये आपका आ गया किसका मान, आप बताएंगे ये भवन में से जो लड़के की ऊंचाई थी निकालने पर जो मान बचा वो आपका कितना बचा, आप बताएंगे ये बचा आपका 28 कितना बचा 5, कितना आया है आपका, आप बताएंगे इसका मान कितना आ गया 28.5, इसकी वैल्यू आपको प्राप्त हो गई 28.5। अब क्या करना है, यहां से बात को गौर से सुनेंगे। अब इसकी ऊंचाई कितनी आ गई, EC की ऊंचाई 28.5 आ गई। अब यहाँ आप लिखिएगा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज हम लें, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज CFE में, CFE में यहाँ लिखेंगे क्या 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 आपको दिया गया है, आपको ऊंचाई दिया गया है, कोण दिया गया है, पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है ये, यहाँ अगर हम tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा बराबर क्या होगा, आप बताएंगे लंब बटा आधार होगा, थीटा की वैल्यू कितनी दी गई इसमें, आप बताएंगे थीटा की वैल्यू दी गई है 60, और ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई EC बराबर कितना दिया गया है 28.5, सारी चीजें आप देख लीजिएगा। चलिए मैं यहां देखिए, ये आपका ये हो गया, हमने आपसे क्या लिखा, त्रिभुज CFE में, ये हो गया। यहां आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे थीटा बराबर 60 अंश, EC क्या लिखेंगे, EC कितना लिखेंगे 30 मीटर, ये हो गया। अब यहां से आप लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होगा, आप बताएंगे लंब होगा बटे क्या होगा, आप बताएंगे आधार होगा। tan 30 अंश का मान क्या होता है, tan 60 अंश निकाल रहे हैं, तो tan 60 अंश लिखेंगे। लंब क्या है, आप लिखेंगे लंब EC है, आधार क्या है FE है,
यहाँ तक बात क्लियर हो गई। tan 60 अंश का मान कितना होता है? tan 60 अंश का मान √3 होता है। EC की वैल्यू कितनी दी गई है? 30। और FE की वैल्यू कितनी दी गई? यहाँ लिखेंगे FE, कुछ नहीं दी गई है, FE की वैल्यू आपको ज्ञात करनी। तो यहाँ इसके नीचे आप एक मान लीजिए, इसका गुणा इसमें कर लीजिए। FE का गुणा √3 में करेंगे तो लिखेंगे √3 FE। अब एक का गुणा 30 में करेंगे तो कितना लिखेंगे? 30। FE बराबर कितना लिखेंगे? लिखेंगे 30 बटा √3। FE बराबर कितना लिखेंगे? परमेयीकरण कर दीजिए, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ आप बताएंगे, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो गया। EC की वैल्यू आपने कितना निकाला है? EC की वैल्यू आपने निकाला है 28.5। यहाँ कितना लिखेंगे आप? 28.5। यहाँ आपका कितना रहेगा? यहाँ आप लिखेंगे 28.5, ये हो गया। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे? 28.5 बटे कितना लिखेंगे? √3। ये आपका किसकी वैल्यू आ गई? आप बताएंगे, ये आ गई FE की वैल्यू। FE की वैल्यू कितनी आ गई? 28.5 बटे रूट कितना आ गया? 3। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी, आपको दिख रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आपसे क्या कह रहा है? आगे अब आप निकालेंगे त्रिभुज DEC में। चलिए इसको यहाँ हम सॉल्व करते हैं, दिखेगा कि नहीं? चलिए यही सॉल्व करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे? DEC में थीटा कितना है? आप लिखेंगे थीटा बराबर कितना लिखेंगे? आप लिखेंगे थीटा बराबर 30 अंश। अब इसके बाद आप यहाँ किसका उपयोग करेंगे? tan थीटा। tan थीटा बराबर होता क्या है? आप बताएंगे लंब बटा क्या होता है? आधार। यहाँ लिखेंगे tan थीटा का मान कितना दिया गया है? आप लिखेंगे थीटा का मान 30 अंश दिया गया है। लंब क्या है? लंब आप यहाँ से लिखेंगे पूरा EC लिखेंगे, EC। आधार आपका क्या दिया गया है? DE दिया गया, DE। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं। tan 30 अंश का मान होता कितना है? आप बताएंगे 1/√3। और इसके बाद चलिए यहाँ इसको हम मिटा देते हैं। एक बार सुनिएगा, ये पूरा भवन था, भवन की ऊंचाई पूरा कितना दी गई थी? 30, और लड़के की ऊंचाई AD 1.5 दिया गया था। तो हमने क्या किया, यहाँ से EC की ऊंचाई ज्ञात कर लिया। EC की ऊंचाई हमने कैसे ज्ञात किया? BC बराबर BE + CE लिखा, और इसके बाद पूरी ऊंचाई 30 थी, BE का मान 1.5 था, इसको हमने घटाया, प्लस क्या आ गया? E आ गया। अब 30 में से 1.5 को घटाया गया, 28.5 आ गया। BE EC की वैल्यू आ गई। EC की वैल्यू ये पूरी ऊंचाई पता प्राप्त हो गई। अब आपको आगे सॉल्व करना है। आगे हमने क्या किया? त्रिभुज लिया। कौन सा त्रिभुज लिया? CFE लिया। तो CFE में थीटा 60 अंश दिया गया है। EC कितना दिया गया है? आपने निकाला 28.5, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो हमने इसको सॉल्व किया, आपकी इसकी वैल्यू इतनी प्राप्त हो गई। अब इसके बाद हमने कौन सा त्रिभुज लिया? त्रिभुज लिया DEC में। DEC में जब हमने लिया तो अब यहाँ मिटा दे रहे हैं, ऊपर लिखेंगे, आपको हम बताएंगे। यहाँ देखिए, अब यहाँ आप क्या करेंगे? tan 30 अंश का मान कितना होता है? आप बताएंगे tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, इक्वल टू EC की वैल्यू कितनी है? इसको बताइए आप पहले। EC की वैल्यू आपने निकाला कितना है? 28.5 बटे DE की वैल्यू क्या है? DE की वैल्यू आपको कुछ नहीं, DE ऐसे लिख लेते हैं, DE हो गया। अब DE का गुणा इसमें करेंगे, किसमें? 1 में। लिखेंगे DE बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा? 28.5√3। ये किसकी वैल्यू आ गई? आप बताएंगे पूरे की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू? DE की वैल्यू कितनी आ गई? 28.5√3।
अब आपसे पूछा क्या था? पूछा आपसे यही था कि जो ये लड़का है यहाँ है, यहाँ से जब भवन की तरफ जाता है, जब यहाँ रहता है तो 30 अंश का कोण बनता है, और जब कुछ दूरी पे जाता है तो कितने अंश का कोण बनता है? तो 60 अंश का कोण बनता है। आपसे पूछा था कि डी से एफ तक कितनी दूरी जाने पर 60 अंश का कोण बना, यही आपसे पूछा था। तो आपने पहले किसका मान निकाल लिया? एफ ई का मान निकाला। एफ ई का मान आपने कितना निकाला? इतना निकाल लिए, हो गया है ना। अब इसके बाद आपने फिर क्या किया? अब इसकी वैल्यू निकाल लिया, इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू? डीई की वैल्यू, डीई पूरे वैल्यू निकाल लिया। अब डीई की पूरी वैल्यू निकालने के बाद आप बताइए आप डी एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जरा उसको निकालिए। चलिए, यहां तक तो आपको वैल्यू पता चल गई। अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे कैसे सॉल्व करेंगे आप यहां ध्यान दीजिएगा। स्थान कम है, यहां क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे डीई बराबर डीई, डीई में डीए है, ईए, डीई में कितने पार्ट में टूटा है? आप बताएंगे 2 पार्ट में, डीएफ और एफ ई। इसको ऐसे लिख सकते हैं डी एफ प्लस एफ ई। इतना लिखा जा सकता है कि नहीं? आप बताएंगे लिखा जा सकता है। किसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है? आप बताएंगे हमको वैल्यू ज्ञात करनी है डीएफ की। तो ऐसा करिए, आप यहां लिखेंगे डीई। अब इसकी वैल्यू आपको पता है ईएफ, ईएफ की वैल्यू आपको इतना पता है, कितना? यहां लिखेंगे माइनस एफ, ई को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा एफ ई, बराबर में क्या लिखेंगे? यहाँ डी एफ। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब जरा 1 मिनट यहाँ और बात को ध्यान से सुनिएगा। 28.5 बटे √3 है। अगर इसका हम परमेयीकरण करेंगे, ऊपर 3 से गुणा, नीचे 3 से गुणा, यही तो करेंगे। जब गुणा करेंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे? 28.5 बटे कितना लिखेंगे? √3 गुणे √3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ √3 गुणे √3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, यही तो आएगा। देखिए 28.5 गुणे √3 बटे √3, ये परमेयीकरण कर रहे हैं। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो यहाँ 28.5 √3 और इस 3 का गुणा इस 3 में करेंगे, √3 का गुणा √3 में करेंगे, 3 प्राप्त होगा। अब इसको आप सरल कर दीजिए, सरल करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 3 का पहाड़ा पढ़िए, जिससे जो है आपको इससे ज्यादा ना हो 28, तो कितना होगा? 3 9 कितना होगा? 27 होगा, और 0.3 पचे कितना होगा? 15, यानी कितना आ गया ये आपका? 9.53। कितना आ गया? 9.53। यहां तक तो बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये अब यहां से देखिए इसकी वैल्यू कितनी दी गई? डीई की वैल्यू, डीई की वैल्यू आपने निकाला है 28.5 √3, यही तो निकाला है। यहां लिखेंगे 28.5 √3 माइनस ईएफ की वैल्यू आपने कितना निकाला है? आपने निकाला है कितना है? 9.5 √3। यहाँ क्या लिखेंगे? डीएफ लिखेंगे, डीएफ हो गया। अब आप क्या करेंगे? अब इसको आप घटा दीजिए, घटाएंगे आपको कितना वैल्यू प्राप्त होगी? आप यहाँ इसको घटा लीजिए, यहाँ लिखेंगे 28.5 √3, कितना घटाना है? 9.5 √3, यही तो घटाना है आपको, कुछ और घटाना है। जब इसको आप घटाएंगे तो आपको वैल्यू कितनी प्राप्त होगी? यही तो आपको है घटाना, 9.5। अब आप इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? आप जरा घटा के बताइए। चलिए हम बताते हैं, कहीं आपने ऐसा तो नहीं घटा दिया इसको आपने 0 कर दिया हो, 3 में से 3 गए, 5 में से इसको आप घटा के 0 कर दिए। इसको घटाएंगे कैसे? घटाने का तरीका देखिए, दोनों में आपके उभयनिष्ठ क्या है? आप इसको ऐसे घटा दीजिए। यहाँ देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 28.5 √3 माइनस 28 कितना है? 28.5 √3 घटाना कितना है आपको? 9.5 √3, यही तो घटाना है।
आप ये बताइए दोनों में उभयनिष्ठ क्या है। आप बताएंगे दोनों में उभयनिष्ठ √3 है, √3 को कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ आपको कितना बचा 28.5 माइनस 9.5। अब तो आप घटा सकते हैं। जब आप घटाएंगे तो √3 यहाँ बाहर ऐसे रहेगा। अब इसके बाद 5 में से 5 घटाएंगे 0, 18 में से ये बनेगा 18, 18 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9। यहाँ कितना बचा 1.1 स्थान पे लगा दीजिए। कितना आपका आ गया, आप बताएंगे हमको घटाने पर कितना आ गया 19√3। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, दशमलव के बाद इधर 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपका आंसर कितना प्राप्त हो गया 19√3। यहाँ आप जब घटाएंगे √3 को ऐसे कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 28.5 माइनस 9.5, यही तो होगा। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे DF, ये हो गया। अब इसको घटाएंगे तो आपका पता चल जाएगा, यहाँ लिखेंगे √3 गुणे कितना लिखेंगे, घटाने पर आपका आ गया 19.0, यहाँ लिखेंगे DF। अब DF की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई 19√3। DF की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई 19√3। आपको ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ अगर ना समझ में आया हो तो वही चीज हमने यहाँ लिखा है, यहाँ आप ऐसे बराबर में करके DF लिख लीजिएगा। ये आपका DF स्थान नहीं था इसीलिए हमने यहाँ एक बार सॉल्व किया, फिर उसके बाद छोटा छोटा करके यहाँ भी लिख दिया। आप इसको एक बार पुनः देखिएगा, कहीं भी कोई समस्या होगी तो उसको कमेंट करिएगा। अब इसके आगे के क्वेश्चन को अगली वीडियो में लेंगे। इस क्वेश्चन को आप एक बार 2 बार रिपीट कर लीजिए, और हमने इसको इसलिए आराम आराम से पढ़ा है जिसको आपको समझ में आ जाए। अगर एक बार वीडियो देखने पर समझ में नहीं आ रहा है, इसको दोबारा देखिए, दूसरी बार जरूर समझ में आएगा। वैसे तो प्रयास यही रहा है कि इतना धीमे धीमे हम पढ़ा है कि पहली ही बार में आपको समझ में आ जाए। ना समझ में आए तो दोबारा फिर देखिएगा। कहीं भी कोई समस्या होगी तो उसको कमेंट करिए। धन्यवाद।